और नंद वंश के बाद आया मौर्य साम्राज्य। ठीक है, इस प्रकार भाई जो एनसीटी या जो मगध है इन आप मैंने कितने साम्राज्य पढ़ाएंगे, आर्य वंश हो गया, नाग वंश हो गया, नंद वंश हो गया, मौर्य साम्राज्य। ये पढ़ाएंगे आप मौर्य के बाद का काल, जिन्हें आप क्या कह रहा मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल। और इसी मौर्योत्तर काल में क्या होते हैं भाई, विदेशी अटैक हुए हैं, भारत पे क्या हुए हैं, विदेशी आक्रमण। जो ये विदेशी आक्रमण हुए हैं, जो ये विदेशी आक्रमण हुए हैं, ये किस किस के हुए हैं पता है इस चीज का भाई? जो विदेशी आक्रमण हुए हैं वे किस किस के हुए हैं भाई? एक तो भाई ईरानी आक्रमण, और भाई यूनानी आक्रमण, और भाई मैं तो ये है ईरानी और यूनानी। ये यूनानी आक्रमण वही है सिकंदर वाला आक्रमण माना जाता है, और ईरानी आक्रमण वो आक्रमण है जो भारत पर पहला आक्रमण विदेशी आक्रमण माना जाता है। भारत पर सबसे पहले जो विदेशी आक्रमण हुआ वो कौन सा आक्रमण हुआ? ईरानी आक्रमण। और जो मौर्योत्तर काल है ना, मेनली इसमें पढ़ाएंगे हम, क्या पढ़ाएंगे भाई? जो मौर्योत्तर काल में 3 वंश पढ़ाएंगे, एक तो सोम वंश भाई, एक भाई कन्या वंश भाई, सोम वंश, कन्या वंश और एक सातवाहन वंश। ये तीनों के तीनों वंश है जो इनको माना जाता भाई क्या भाई? ब्राह्मण वंश। ये तीनों के तीनों कौन से वंश है भाई? ब्राह्मण वंश। तीनों के तीनों कौन कौन से? सोमवंश, कन्या वंश और सातवाहन वंश है। ये तीनों के तीनों कैसे वंश है? तीनों के तीनों कैसे वंश है? ब्राह्मण वंश। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। विदेशी आक्रमण और भी हुए भाई, जैसे कुषाण, इंडो ग्रीक। ठीक है, वे आप आराम तक बाद में पढ़ाएंगे। पहला इन देखो, पहला तो जो ये मौर्योत्तर काल के जो ये ब्राह्मण वंश है ना, पहला तो इन्हें नहीं देखो, सारे हम लास्ट में आपा टॉपिक करवाने का ये, लेकिन आज हम स्टार्ट यहीं से कराएंगे। और बिल्कुल देख भाई हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आप बिल्कुल पेपर रिलेवेंट जाएंगे, क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है, पेपर सर पे हैं, क्योंकि इस साल में पेपर आगे बहुत साल होने वाली है। और भाई हम इन एमोज करेंगे तो अपना सिलेबस याद रह जाए। ठीक है, एक आज हम हाँ सर जो आपने वो पहले तो वो करवाई थी कि आपको जर्नलिस्ट रोल, उसके बाद जो वो काल आएंगे थी वो कब आएंगे? वो काल आएंगे ऊपर से काल, वो जो पूरा पाषाण काल है वो आप थोड़ा विश्राम दे बाद में पढ़ाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इनके बाद आओ भाई सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, और इनके बाद आओ वेद, वेद के बाद आओ भाई, वेद के बाद क्या आता भाई? क्या सर? इंग्लिश के वर्ड, जैसे कुछ लोग मिक्स एंड इंग्लिश बाइलिंगुअल हो जाएंगे, तो भाई इंग्लिश कोई नहीं। पुरातत्व काल होता भाई एक प्रकार का है, जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है ना, प्री हिस्टोरिक पीरियड में ही ये पाषाण काल और पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल एक प्रकार का ये मध्य पाषाण काल। ये उसके बाद सिंधु घाटी, सिंधु घाटी तो इंग्लिश का वर्ड है, सिंधु घाटी से बता, और वैदिक से बता इसने वैदिक युग का वहाँ, वैदिक युग के बाद हमने पढ़े भाई बौद्ध धर्म और भाई जैन धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म जैन धर्म के बाद पढ़े अपने उपनिषद, और फिर महाजनपद, और महाजनपदों के अंदर क्या हो गई सारे के सारे साम्राज्य जितने भी ये राजवंश है। ये जैसे सबसे पहले आता भाई मगध, मगध के अंदर, मगध इंग्लिश का वर्ड है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश सेम है। मगध
आर्यक डायनेस्टी, नाग डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी और भी मौर्य डायनेस्टी। ठीक है, इस तरह मगध में चल रहे हैं। और फिर मौर्य की अंदर ही दो अटैक यहाँ पर हुआ है भाई, मौर्य का पल्ला, एक मौर्य काल में, एक भाई ईरानी आक्रमण काल लो, एक यूनानी आक्रमण। और फिर मौर्योत्तर काल के बाद कुछ वंश आए हैं, कौन से? सोम वंश, कन्वा वंश, सातवाहन वंश। क्लियर हो गया? अब आज हम जो ये सोम डायनेस्टी है इसके बारे में देख पा इसने जो ये सोम डायनेस्टी है भाई, सोम वंश जिन्हें कह लो या सोम डायनेस्टी कह लो, जो सोम डायनेस्टी है इसकी स्थापना किसने करी थी भाई? सोम वंश की स्थापना किसने करी थी भाई? सोम वंश की स्थापना करी थी भाई पुष्यमित्र सोम ने। किसने करी थी? सोम वंश की स्थापना करी थी पुष्यमित्र सोम ने। सोम वंश की स्थापना किसने करी भाई? पुष्यमित्र सोम ने। ठीक है, स्थापना तो किसने करी भाई? मतलब क्या लो फाउंडर कौन है? फाउंडर कौन है भाई? सोम डायनेस्टी के पुष्यमित्र सोम। ठीक है, इसने अपनी कैपिटल राजधानी क्या बनाई भाई? विदिशा। कौन सी कैपिटल बनाई भाई? अपनी विदिशा। ठीक है, और इसने अपनी राजभाषा जो वो किसको डिनोट कराया भाई? संस्कृत को। राजभाषा किसको डिनोट कराया भाई? संस्कृत को। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है पुष्य मुक्ति जो ये पुष्य मित्र है ना, ये पुष्य मित्र सोम है ना, इसके दरबार में एक कवि होया करते। कौन से कवि थे? जिन्हें पति कहा करते पतंजलि। पतंजलि का नाम सुना है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पतंजलि किसके दरबार में होया करते भाई? पुष्य मित्र। और इसी पतंजलि ने एक किताब लिखी थी जिसने कि महाभाष्य। महाभाष्य किसने लिखी? पतंजलि की रचना कौन सी है? पतंजलि ने एक बुक को लिखने का काम किया था जिसका नाम क्या भाई? महाभाष्य। उसे मित्र सोम ने अपनी राजधानी बनाई विदिशा और अपनी राजभाषा क्या बनाई? संस्कृत। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये पतंजलि वही है जिसने सोम वंश में 2 यज्ञ करवाने का काम किया था। और 2 यज्ञ कौन से भी? अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ आपने सुना है? अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ सुने हैं? आपने देखा होगा रामायण में भी अश्वमेध यज्ञ कौन करवाओ भाई? लव सॉरी राम अश्वमेध यज्ञ करवाया है, लेकिन अश्वमेध में जो घोड़ा था उसको कौन चुरा ले गया है? लव। और भाई सारे के सारे आए हैं भाई, कितने राजाओं हैं, मतलब भारत भी आवा है, शत्रुघ्न भी आवा है और जितने भी हनुमान भी आवा है, किसी को नहीं देखते हुए। ठीक है, लास्ट में कौन आवा? राम आवा है। ठीक है, एक भाई यहीं पर एक स्तूप है, भरत स्तूप है। जो भरू स्तूप है वो किसका स्तूप है भाई? उसे मित्र सोम का ही है। और जो ये भरू स्तूप है उसे मित्र सोम का स्तूप है। और कितने भी ये मध्य प्रदेश के अंदर, और मध्य प्रदेश में भी एक स्थान है सतना, उसी के अंदर कौन सा स्तूप है? भरूत स्तूप। किससे संबंधित है? सोम वंश से संबंधित है। कौन से वंश से संबंधित है? सोम वंश से संबंधित है। यहाँ तक क्लियर हो गया? देखिए भैया अपन स्टार्टिंग में सारे डायनेस्टी पढ़ाएंगे, सारे वंश पढ़ाएंगे, सारे राजा पढ़ाएंगे। अपन एक प्रकार से मौर्योत्तर काल में ब्राह्मण वंश पे या ब्राह्मण वंश से हमने क्या की है? स्टार्टिंग की है। और ब्राह्मण वंश से भी अपना सोम वंश से स्टार्टिंग करी है। सोम वंश में एक राजा आया पुष्य मित्र सोम, जिसने सोम वंश की करी थी स्थापना। इसने अपनी राजधानी विदिशा और अपनी राजभाषा संस्कृत। ठीक है, राजभाषा समझो।
राजभाषा समझो, जो अपने दरबार की जो भाषा है वो कुर्सी बनाई संस्कृत। एक दरबार में एक व्यक्ति रहा करता जिसका नाम था कवि था पतंजलि। और इसी राज के कवि तो क्या है, लेकिन दरबार में कवि था ही पतंजलि, ठीक है। और एक राज कवि भी था ही है, ठीक है। और पतंजलि ने एक बुक लिखी है जिसका नाम क्या है, महाभाष्य। और इसी पतंजलि ने यहाँ पर 2 असौय करवाए थे। और वही यहाँ पर एक स्तूप है सोमवंश से संबंधित है, बरहूत स्तूप। इसी स्तूप में ये जानकारी मिला है कि उसे मित्र सोम का एक बेटा था जिसका नाम था अग्निमित्र। क्या नाम था भाई, गद्दार विषय। इसी उसे मित्र जो सोम है इसका क्या था, एक बेटा था। इसी उसे मित्र सोम का क्या था, एक सन था जिसका नाम क्या था, अग्निमित्र सोम, ठीक है। जो अग्निमित्र सोम है ना भाई, ये बचपन से ही एक लड़की से प्यार करा करता और उसका नाम था मालविका। क्या नाम था भाई, मालविका, ठीक है। और जो ये मालविका है ना, जो ये मालविका है, मालविका का भाई था यज्ञसेन। मालविका का जो भाई था वो कौन था भाई, यज्ञसेन। तो ये यज्ञसेन है ना, ये किसको पसंद नहीं करता था भाई, अग्निमित्र को पसंद नहीं करता था। और इसलिए यज्ञसेन और अग्निमित्र के बीच में एक युद्ध हो गया है, जिन्हें हम विदर्भ का युद्ध हुआ। विदर्भ का युद्ध कौन, तो ये विदर्भ का युद्ध है किसके बीच में हुआ, यज्ञसेन और अग्निमित्र। और इस युद्ध में इसी अग्निमित्र ने किसको हरा दिया, यज्ञसेन को हरा दिया। और वही इससे शादी कर ली मालविका से। क्लियर होगा। ये मालविका थी, किसकी प्रेमिका थी, अग्निमित्र। इन्हीं दोनों की जो कविताएं हैं, एक व्यक्ति था कालिदास ने। कालिदास को कौन नहीं जानता, यह बात ध्यान में रखना भाई। कालिदास इनके दरबार में नहीं था, कालिदास तो आप आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार, चंद्रगुप्त के दरबार में, ठीक है। ये कालिदास चंद्रगुप्त के दरबार में पढ़ाएंगे आगे चलकर। आप इस कालिदास ने एक किताब लिखी है, मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम किसकी बुक है, कालिदास की। और इसी मालविका अग्निमित्रम जो बुक है, इसमें क्या दे रहा है भाई, क्या दे रहा, क्या है, यज्ञसेन और वही अग्निमित्र का जो युद्ध हुआ मालविका को लेकर वो, और मालविका और अग्निमित्र की क्या भाई, प्रेम स्टोरी। क्लियर होगी भाई बात। इसके बाद सोमवंश का अंतिम शासक हुआ भाई, जिसका नाम था देवगुप्त। देवगुप्त ये क्या है, ये सोमवंश का अंतिम शासक। क्लियर हो गया। इसी देवगुप्त की हत्या कर देता है एक व्यक्ति जिसका नाम है वासुदेव। इसी देवगुप्त की हत्या कर देता है जिसका नाम है वासुदेव। और वासुदेव ही एक नए वंश की स्थापना करे है, जिसने कहते को वहाँ सोमवंश। सोमवंश समझ में आया, सोमवंश समझ में आया। इसके बाद आ जाओ कर्णवंश। कर्णवंश की स्थापना कौन करे भाई, वासुदेव। वासुदेव किसके हत्या कर रहे हैं, देवगुप्त की हत्या कर रहे हैं। एक वंश की स्थापना कर रहे हैं, कौन से वंश की, कर्णवंश। क्लियर हो गया। इतना याद रखना है, कर्णवंश की जो स्थापना कर रहे हैं
वो कौन करे है? वासुदेव। और कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन हो भाई? अंतिम शासक कौन हो भाई? अंतिम शासक वो है सुशर्मा। कौन हो भाई? सुशर्मा। जो कर्ण वंश है इसका अंतिम शासक कौन हुआ है? सुशर्मा। ठीक है, क्लियर हो गया? इसी सुशर्मा की हत्या करे है सिमु। इसी सुशर्मा की हत्या कौन करे है? सिमु। इसकी हत्या कौन करे भाई? इसकी डेथ कौन करे है? मतलब जो सुशर्मा है उसकी डेथ कौन करे है? एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? सिमु। और ये सिमु आगे चलकर एक नए वंश की स्थापना करा है जिसका पर कौन सा वंश को? वहाँ सातवाहन वंश। क्या समझ भाई? लिख लो। कर्ण वंश है। कर्ण वंश के बारे में पढ़ने में इतना कुछ है नहीं है, ठीक है ना। और तो कर्ण वंश की स्थापना वासुदेव कर है। एक व्यक्ति जिसका नाम था देवमूर्ति। देवमूर्ति को मारकर देवमूर्ति की हत्या करके एक नए वंश की स्थापना करने का काम करता है ये वासुदेव, जिसको हम कर्ण वंश को माना। और कर्ण वंश का लास्ट शासक हुआ है सुशर्मा। और सुशर्मा की हत्या करता हुई सिमुक। और सिमुक एक नए वंश की स्थापना करता है जिसको हम कहते हैं सातवाहन वंश। इसी सिमुक ने अपनी कैपिटल, अपनी राजधानी किसको बनाया भाई? प्रतिष्ठान। क्या नाम भाई? प्रतिष्ठान। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा प्रतिष्ठान इम्पोर्टेंट आ लियो, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो ये प्रतिष्ठान है ना, ये पेपर में बहुत ज्यादा है। जो ये प्रतिष्ठान है ना, ये ऐसी कहा जा रहा है, कहाँ है? कहाँ है प्रतिष्ठान? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में भी कितने? औरंगाबाद। औरंगाबाद के अंदर एक स्थान पड़ता है प्रतिष्ठान। और प्रतिष्ठान है किसकी कैपिटल हुई भाई? सातवाहन वंश की। और ये कई बार ये क्वेश्चन माया है गोदावरी नदी के किनारे। गोदावरी नदी के किनारे कौन सा स्थान है? ये प्रतिष्ठान। जो सातवाहन वंश है उसकी राजधानी रहा, क्या नाम भाई का? प्रतिष्ठान। क्लियर हो गया भाई? जो ये जानकारी मिला सातवाहन की, ये जानकारी मिला भाई अपन है एक अभिलेख है पुणे के अंदर। जो ये सातवाहन की जो जानकारी मिला अपन है, जो सातवाहन के अपन है क्या मिला है? जानकारी मिला है एक पुणे में अभिलेख है भाई। पुणे में क्या एक अभिलेख है। और उस पुणे में जो अभिलेख है उसका क्या नाम है? उसका नाम है भाई नागनिका। नागनिका अभिलेख। नागनिका अभिलेख पुणे के अंदर, जिसके अंदर जानकारी मिलती है सातवाहन वंश की। क्लियर हो गया? जो सातवाहन वंश है उसकी जानकारी अपन कितने लगी? नागनिका अभिलेख के अंदर। और किताब ये पुणे में है, ठीक है? पुणे के अंदर अभिलेख है। क्या बोलो? जो आपने बताया कि सुशर्मा है जो अपने इसकी हत्या कर दी, तो उसके बाद जो सातवाहन वंश की स्थापना, सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने करी, ठीक है? और सिमुक ने ही अपनी कैपिटल के बनाई प्रतिष्ठान। और प्रतिष्ठान किस है? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में किस है? औरंगाबाद। और ये प्रतिष्ठान कई बार आ जाए कौन सी नदी के किनारे हैं? गोदावरी नदी। तो ये सातवाहन वंश है, इसकी जानकारी हमें कौन से मेले में मिला है?
पुण्य अभिलेख, मतलब पुण्य में एक अभिलेख है, नाग का अभिलेख। क्या नाम है भाई? नाग का अभिलेख। ठीक है, अभिलेख क्या हो पता है? अभिलेख पता क्या होता है? अभिलेख होता है जैसे पहाड़ होते हैं, पत्थर होते हैं ना, जो स्टोन है, पहाड़ है, पहाड़ों पर खुदवाई करके है किन तय जो नुकूली चीज़ है उन तय खुदवा कर है कि लिखवाई जाओ भाई, फिर पहाड़ लिखवा दिए जाओ है, पहाड़ लिखवा दे या दीवारों पर खुदवा कर है कुछ लिखवा दे, वो हो जाएगा अभिलेख। ठीक है, पहाड़ा पर या दीवारों पर लिखवाना इस तरह खुदवाई करके है, ठीक है ना, वो जा अभिलेख। क्लियर हो गया? सातवां वर्ष में जो इम्पोर्टेंट राजा हो, पहला इम्पोर्टेंट राजा हो सतकर्णी आवे, वो ना हुई सातकर्णी, जिन्हें सतकर्णी बना, जिन्हें अपना सतकर्णी फर्स्ट कह जाना ना भाई, सतकर्णी गोत्री पुत्र तो आगे आएगा, ये भाई सतकर्णी। जो सातवां के अंदर जो राजा इम्पोर्टेंट है वो कौन सा? पहला इम्पोर्टेंट है सातकर्णी फर्स्ट, जिन्हें कहना। जो सातकर्णी फर्स्ट है, जो वो व्यक्ति था जिसने सबसे पहले भूमिदान करने की चलाई थी, प्रथा चलाई थी। सबसे पहले भूमिदान जो प्रथा जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? सातकर्णी फर्स्ट से हुई थी। ठीक है, क्लियर हो गया? इसी ने दो यज्ञ करवाए थे, एक तो अश्वमेध यज्ञ, एक तो इसने क्या करवाया भाई? अश्वमेध यज्ञ, और एक यज्ञ और करवाया जिसका नाम है राम सूर्य यज्ञ। राम सूर्य यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया भाई? सातकर्णी फर्स्ट ने, और इसने अपनी राजधानी सूर्य राम सूर्य यज्ञ अश्वमेध यज्ञ किसने करवाए? सातकर्णी फर्स्ट ने। इसने अपनी कैपिटल राजधानी कहाँ स्थानांतरित करी हुई? अमरावती। अमरावती कितने भाई? अमरावती किसकी कैपिटल है? अरे बताओ ना, अमरावती किसकी कैपिटल है आज के टाइम पे? आंध्र प्रदेश की। और अमरावती किस है? आंध्र प्रदेश में। और जो अमरावती है वो किसने अपनी कैपिटल बनाई थी? सातकर्णी ने। यहाँ तक क्लियर हो गया? क्लियर हो गया यहाँ तक? देख, सातकर्णी के बाद लाओ भाई, सातवां वर्ष में आल ने ही एक रचना करवाई, गाथा सप्तशती की रचना किसने करवाने का काम किया था? गाथा सप्तशती सुना है? नहीं सुना। गाथा सप्तशती किसने करवाने का काम किया था? जो ये रचना है गाथा सप्तशती रचना किसने करवाने का काम किया था? लिखवाने का काम किया था आल ने। आल नाम है भाई। आल के बाद आया भाई गुणादय। क्या नाम भाई? गुणादय। और गुणादय ने एक रचना लिखवाई थी, इंपोर्टेंट है, वैद कथा। क्लियर हो गया? वैद कथा देखो भी, ये वैद कथा है, ये गुणादय है, ये इंग्लिश के वर्ड है, मतलब इंग्लिश हिंदी सेम है ये, ठीक है ना? वैद कथा, गाथा सप्तशती तो ओल लिखवाई, वैद कथा के लिए लिखवाई गुणादय में। इसके यहाँ पर जो गुणादय वाला काल है ना, इनके राज्य के भाषा हुई भी प्राकृत भाषा, इनकी राजकीय भाषा है वो कौन सी हुई? प्राकृत भाषा।
और जो प्राकृत भाषा है ना, एक प्रकार से ऊपर का सामना है कि आगे बात क्लियर हो गया हैं? देख कह लो 7 वानवस में कैसा जो राजकीय भाषा हुई है वो प्राकृत भाषा हुई है, या भी कैसा हुआ, ठीक है। 7 वान में जो इम्पोर्टेंट भाषा हुई है ना, जो इनकी राजकीय भाषा हुई है वो कौन सी हुई है? प्राकृत भाषा हुई है, ठीक है। क्लियर हो गया। स्टार्टिंग अपन ने सोमवंश में डाला, उन्होंने अपने तो मतलब जो राजकीय भाषा राजभाषा की डिनोट करी कि भाई संस्कृत, और तो भाई 7 वानवस की भाषा देखा तो कौन सी भाषा? 7 वानवस की प्राकृत, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट शासक पढ़ाएंगे ना, तो और इतना इम्पोर्टेंट बना ना गुणादय और ना एक प्रकार का सातकर्णी, इन बताए सबसे ज्यादा है क्या भाई? ये गुणादय, गुणादय में एक रचना लिखने का काम कर रहा था। ये रचनाएं हैं जिसका नाम है वैद कथा, वैद कथा कह लो, और नई रचना लिखवाने का काम कर रहा था माता सप्तशती, ठीक है। सबसे पहले भूमिदान प्रथा की शुरुआत किसने करी? सातकर्णी फर्स्ट में, अशोक में किया गया और राम सूर्य यज्ञ ने करवाए भाई सातकर्णी में। इसने अपनी कैपिटल क्या बनाई भाई सातकर्णी ने? अमरावती। अमरावती की तभी आंध्र प्रदेश। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट शासक जिसका नाम है गौतमीपुत्र सातकर्णी, 7 वानवस का सबसे इम्पोर्टेंट शासक कौन सा भाई? 7 वानवस का, 7 वानवस का सबसे इम्पोर्टेंट शासक कौन सा भाई? गौतमी पुत्र सातकर्णी। जो गौतमी पुत्र सातकर्णी है यो 7 वानवस का, 7 वानवस का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रूलर है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर है वो कौन है भाई? गौतमी पुत्र सातकर्णी। जो गौतमी पुत्र सातकर्णी है इसकी मदर का नाम क्या था? इसका मदर का नाम क्या था भाई? बता उसको। गौतमी क्या नाम था? गौतमी बलश्री, गौतमी बलश्री गौतमी पुत्र सातकर्णी का ही माता का नाम था। अपने इतिहास का एकमात्र ऐसा राजा जिसने अपने नाम से पहले अपनी माँ का नाम जोड़ा, वो कौन सा भाई? गौतमी पुत्र सातकर्णी। ऐसा एकमात्र अपने राज्य हुए हैं, राजा हुए हैं, उनमें एकमात्र ऐसा राजा जिसने अपने नाम से पहले किसका नाम जोड़ा भाई? अपनी माता का नाम जोड़ा है, वो कौन है भाई? गौतमी पुत्र सातकर्णी का। यहाँ तक क्लियर हो गया? पक्का? देख भाई यहाँ से कुछ सिक्कों की जानकारी मिलती है भाई, बता सको भाई। गौतमी पुत्र सातकर्णी में सिक्के मतलब शीशे के सिक्के चलवाने का काम कराया है। शीशे के सिक्के चलवाई में, शीशा मतलब है लेड, लेड मतलब शीशे के सिक्के चलवाने का काम सबसे पहले किसने करवाया था भाई? गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है। और भाई इसी ने क्या करा था भाई? जो जलयान है ना, अपने सिक्कों पे जलयान के चित्र, जो अपने सिक्के हैं सिक्कों पर जलयान, या कह लो सिक्कों पर जलयान के चित्र जो देखे जाते हुए सिक्कों पर जलयान के
जलयान के चित्र की जानकारी जो मिल रहा है वो यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, इसने ऐसे सिक्के छापे थे जो किसके थे भाई, शीशे के थे, और भाई सिक्कों पर क्या छपवाया, जलिया। क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर होया या नहीं होया? इसके बारे में आपने इतना ही करना है। ठीक है, समझ में आ गई बात? एक सेधी वो सुने भाई, नोट डाल लियो, वैसे नोट डाल लियो। एक सेधी वो सुना है, सेधी वंश का जो शासक होया कौन होया, वेरा है। सेधी वंश के तो होया पहले तो ये बताओ। ओडिशा के अंदर, ओडिशा में स्थित है कलिंग, और यहाँ का जो सेधी वंश या कलिंग का शासक होया वो कौन होया, खारवेल। ये वही खारवेल है जिसने हाथी गुफा अभिलेख। ठीक है, चलिए हो गया। इसी खारवेल में कौन से अभिलेख लिखवाए थे भाई, हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख किसने लिखवाए थे, इसी खारवेल में लिखवाए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन मेरा क्या है, ये क्वेश्चन यदि सेधी वंश कलिंग उड़ीसा के अंदर हुआ और यहाँ का शासक कौन हुआ, खारवेल, और खारवेल ने क्या लिखवाए, हाथी गुफा जो अभिलेख है वे लिखवाए। क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा अभिलेख है जिसमें सबसे पहले भारतवर्ष शब्द का यूज किया गया था। क्वेश्चन क्या है, वो कौन सा अभिलेख है, वो कौन सा अभिलेख है। अभिलेख समझो, अभिलेख है जो पत्थरों पर या दीवारों पर लिखवाए जाते थे, अभिलेख होते थे। वो कौन सा अभिलेख है जिसमें सबसे पहले भारतवर्ष शब्द का किया गया था, यूज किया गया था, वो कौन सा अभिलेख है, हाथी गुफा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ भाई? अपन 3 वर्ष पढ़े मौर्योत्तर काल के बाद, 3 वर्ष पढ़े जो मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ष है। ठीक है, कौन कौन से, सोंग, कन्नौज और सातवाहन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? देख ली, अब न बताइए जो एंशिएंट हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर सबसे पहले जो शासकों का वर्णन मिल रहा है वो मगध का होगा, स्टार्टिंग शासकों के। और जो सारा पहला वंश बना है वो सबसे पहला वंश बना है मगध के अंदर, और मगध के अंदर सबसे पहला वंश होगा भाई आर्यक वंश। बताइए भाई, आर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश या नाग वंश जी ने कह लो, इसके बाद नंद वंश। ठीक है, और नंद वंश के बाद भाई मौर्य, और मौर्य के बाद कुछ वंश आया जो अपन वंश पढ़े, सोंग, कन्नौज और सातवाहन। ठीक है, जो सातवाहन वंश है ना, सातवाहन वंश के बाद कुछ अपने केवल विदेशी आक्रमण हुआ है। पहला आक्रमण है हिंद यूनानी आक्रमण, दूसरा शकों का आक्रमण, तीसरा पल्लव, और भाई चौथा कुषाण। ठीक है, ये वर्ड सुने हैं अभी, कुषाण, पल्लव, शक, हिंद यूनानी सुने हैं? बीच में ये साल के साथ अपने इतनी सारी होगी। देखिए, सातवाहन वंश हो गया। सातवाहन वंश के बाद कुछ अपने यहाँ पर विदेशी आक्रमण हुआ है। सातवाहन वंश के अंदर ये या सातवाहन वंश के टाइम पीरियड में ये जो ब्राह्मण वंश आ गए थे, इनके टाइम पर क्या हुआ भाई, कुछ विदेशी अटैक हो गए। उन विदेशी अटैकों में पहला अटैक देवी
वो मैंने ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण बताया था ना। यूनानी आक्रमण और ईरानी आक्रमण जो मौर्य काल से पहला हुआ है यूनानी आक्रमण, और उसका पहला हुआ है ईरानी आक्रमण। वे तो बाद में कराएंगे, ठीक है ना। वो आप मौर्योत्तर काल के बाद जो ब्राह्मणवंश और ब्राह्मणवंश के कार्यकाल में कह लो, ठीक है, मतलब ब्राह्मणवंश के समांतर काल कह लो, या कह लो ब्राह्मणवंश के साथ साथ जो आक्रमण हुए, और उसके बाद में जो आक्रमण हुए हैं, जो भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करे हैं, वे कुछ आक्रमण बताएंगे। और उन विदेशी आक्रमण में पहला आक्रमण कौन सा है? विदेशी आक्रमण में, विदेशी आक्रमण में पहला आक्रमण कौन सा पढ़ाएंगे हम? पहला आक्रमण पढ़ाएंगे हिंद यूनानी आक्रमण, ठीक है। दूसरा पढ़ाएंगे भाई सब, तीसरा पढ़ाएंगे पल्लव, और चौथा पढ़ाएंगे भाई कुषाण। क्लियर हो गया? ये आपका 4 चीज पढ़ाएंगे भाई, पढ़ा? क्लियर हो गया? सबसे पहले आ जाओ भाई हिंद यूनानी आक्रमण न कह लो, इंडो ग्रीक आक्रमण का इसका कौन सा आक्रमण भाई? इंडो ग्रीक अटैक, इंडो ग्रीक अटैक या इंडो ग्रीक आक्रमण, ठीक है। इंडो ग्रीक आक्रमण, क्लियर हो गया? जो इंडो ग्रीक आक्रमण है ना, ये थे भी बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया देश है क्या? बैक्टीरियन, ये के जब ये बैक्टीरियन थे, ठीक है। ये इंडो ग्रीक है क्या थे? बैक्टीरियन थे, बैक्टीरिया देश का है। जो इंडो ग्रीक का देश पड़ा है बैक्टीरियन या बैक्टीरिया, ठीक है। उसी से कुछ लोग आए थे भारत में जिनका हमारी इंडो ग्रीक, ठीक है। ये जो इंडो ग्रीक है ना, बैक्टीरियन है, जो मिड एशिया के अंदर पड़ा है। कित पड़ा है वो? मिड एशिया के अंदर पड़ा है। यह बात बताओ भाई, आपने कभी डबल कुबड़ का, 2 कुबड़ का ऊट देखा है? 2 कुबड़ के ऊट देखे हैं? अरे अरे 2 कुबड़ वाले ऊट देखे हैं कभी? जो 2 कुबड़ वाले ऊट वो है ना, जो सबसे पहले देखे गए वो याड़े देखे गए थे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और जो ये 2 कुबड़ वाले ऊट है ना, ये कौन से ऊट है भाई? बैक्टीरियन ऊट है। मतलब यहाँ पर है जो इंडो ग्रीक का में बैक्टीरियन था, करते क्योंकि बैक्टीरिया था। जैसे अपन भारतीय को वहाँ है, हम भारत के हैं तो हमने के वहाँ भारतीय, इंडिया के तो इंडियन जैसे, इसलिए बैक्टीरिया के तो उनके क्या था भी बैक्टीरिया। इंडो ग्रीक है जो ये वही प्रदेश है, ये मध्य एशिया के अंदर ही पड़ते हैं, मिडिल एशिया के अंदर देश है ये, ठीक है। मिडिल एशिया तक आए थे। और यहाँ पर ऊँट तो फेमस है, ये डबल कुबड़ वाले ऊँट है भाई, जिनके को वहाँ बैक्टीरियन ऊँट, बैक्टीरियन ऊँट है जो ये ऐसे ऊँट है जिनके क्या भाई 2 कुबड़, 2 कुबड़, ऐसे ऊँट है जिनके क्या भाई 2 कुबड़। कुबड़ समझो? कौन समझते कुबड़? वो तो है भाई, ऊँट को ऊपर एक भाई उठा हुआ, मतलब हार्ड हुआ है, वो ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है जब पानी पियो है ना ऊँट, तो उसी कुबड़ में पानी एकत्रित कर लिया है। क्या करें ना भाई, रेगिस्तान का जहाज ऊँट न को वहाँ, क्यों को वहाँ? क्योंकि वो एक तो गद्देदार पैर हुए हैं जो रेत में चलने में उसे क्या दे हुए हैं? हेल्प दे हुए हैं, आसानी हो गए, ठीक है भाई। खड़े वाले उठे तो बीच में थे, आगे आ जाए, हाँ फटाफट खड़े वाले। तो ये ऊँट हुआ है तो इनके गद्देदार है पैर हुआ है, जो रेत में चलने लगे दे हुए भी साइकिल,
एक ओवन का कुबड़, ये एक टाइम पर इतना पानी पी सकते हैं और पानी पी के कितने क्रिया कर रही है अपना पानी उसी कुबड़ में। जब इसे जरूरत हो ना पानी की तो कहाँ से रिलीज कर लिया आ रही है, कहाँ से ले लिया आ रहा है, कुबड़ में है। इसलिए कहा जाता है कि भाई ऊँट ऐसा जानवर हुआ है जो कई कई दिनों तक पानी पिए रह सकता है, क्योंकि अपने पानी कहाँ एकत्रित क्रिया कर रही हो, कुबड़ में। ये बैक्टीरियन ऊँट ऐसे ऊँट थे जिनके दो कुबड़ हुए हैं, जो ऊपर उठा हुआ भाग होता उनका अपना कुबड़ का आ रहा, ठीक है। और यहाँ पर जो भी ऊँट देखे जा रहे हैं एक एक ऊपर ऊँट देखा जा रहा है, और ऐसे ऊँट के साथ दो ऊपर देखे जा रहे हैं, उन ऊँट का नाम ऊँट का आ रहा बैक्टीरियन ऊँट। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया, यह नहीं हुआ। देख भाई, जो इंडो-ग्रीक में तो पहला शासक होया जिसने भारत पर अटैक किया वो है डेमेट्रियस भाई। कौन है भाई? डेमेट्रियस। जो डेमेट्रियस है यो कौन था भाई? इंडो-ग्रीकों का पहला शासक जिसने भारत पर क्या किया भाई? भारत पर आक्रमण किया। डेमेट्रियस पहला शासक जिसने भारत पर आक्रमण किया, भारत पर अटैक किया। और भारत पर अटैक किस किया था इसने? पंजाब, सिंध और अफगान। भारत पर किस आक्रमण किया भाई? पंजाब, सिंध और अफगान। तीन से अटैक किया था, पंजाब पे, सिंध पे और अफगान पे। और जब इन तीनों जन आपको जीत गया तो इन्होंने अपना भारत में ये साम्राज्य कर लिया स्थापित है, और अपना साम्राज्य स्थापित यहीं पर कर लिया। और इसने अपनी राजधानी क्या बनाई भाई? साकल। इसने अपनी राजधानी क्या बनाई? राजधानी क्या बनाई? साकल। साकल कितना है? सियालकोट, मतलब ऊपर है सिंध के पास में ये सियालकोट, ठीक है। क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर होया या नहीं होया? हो गया क्लियर? कर दे रहा ये सिंध के पास में ऊपर सियालकोट, ठीक है ना। डेमेट्रियस पहला शासक जिसने क्या किया? भारत पर अटैक किया। कौन सा? इंडो-ग्रीक। कहाँ से आए थे? बैक्टीरियन क्या करते हैं? और बैक्टीरियन मिड एशिया से आए थे। और वही यहाँ पर कैसे ऊँट मिलते हैं? दो कुबड़ वाले, जिन्होंने कौन से ऊँट को वहाँ? बैक्टीरियन। यहाँ का जो शासक था भारत पर अटैक किया जिसका नाम था डेमेट्रियस। डेमेट्रियस पहला शासक है जिसने भारत पर कितना अटैक किया? पंजाब, सिंध, अफगान। इसने अपनी राजधानी साकल सियालकोट में बनाई। सियालकोट का जो सियालकोट दिखाई दो। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट राजा हुआ, शासक होया, वो है मीनांडर। कौन होया? मीनांडर। मीनांडर सुना होगा आपने। मीनांडरिन वो व्यक्ति है जिसने भारत में सबसे पहले के चलाए। भारत में सबसे पहले क्या चलाए भाई? सोने के सिक्के। सीधा क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सोने के सिक्के चलाने वाले कौन थे? इंडो-ग्रीक थे। और इंडो-ग्रीक का में किसने चलाए? मीनांडर में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए?
इंडो ग्रीका ने। और इंडो ग्रीका में भी सबसे पहले किसने चलाए थे? मिनांडर ने। क्लियर हो गया? मिनांडर वो व्यक्ति था जिसने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। क्या ली ने? बौद्ध धर्म की शिक्षा। और जो बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी वो ली थी नागसेन तभी। कहां से ली थी? कहां से ली थी? नागसेन से। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं किसे ली ने? नागसेन से। एक ग्रंथ है जिसका नाम है मिलिंद पनोह। एक ग्रंथ है, क्या नाम है? मिलिंद पनोह। तो ये मिलिंद पनोह ग्रंथ है ना, क्या नाम है ग्रंथ का? मिलिंद पनोह ग्रंथ है। ये ऐसा ग्रंथ है जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, जिसके अंदर मिनांडर एंड नागसेन की जो आपस में क्या भी बातचीत, जो आपस में बातचीत हुई, क्वेश्चन आंसर हुए, इसमें ये दे रहा है कि क्या पूछे? मिनांडर ने क्वेश्चन पूछे और वही नागसेन ने उनके आंसर दिए। जो आपस में उनकी जो बातचीत हुई वे सारी की सारी की दे रही है। एक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है? मिलिंद पनोह। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी, मिलिंद पनोह ग्रंथ के अंदर किसकी बातचीत का, किसके क्वेश्चन आंसरों का उल्लेख दे रखा है? मिनांडर और नागसेन। यहाँ तक क्लियर होया या नहीं होया? मिनांडर से एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा हुआ है इस ग्रंथ का। कौन सा ग्रंथ है? मिलिंद पनोह। मिनांडर ने कौन से सिक्के चलवाए? सोने के सिक्के। यदि ये क्वेश्चन आ जाए भारत में शुद्ध सोने के सिक्के कितने चलाए? भारत में शुद्ध सोने के सिक्के आ जाए तो भाई कुषाण। और वैसे सोने के सिक्के चलाए सबसे पहले इंडो ग्रीका। और इंडो ग्रीका में भी सबसे पहले किसने चलाए? मिनांडर। यहाँ तक क्लियर हो गया या नहीं हो गया? हो गया? इंडो ग्रीका में ही एक होया हेलियोडोटस। हेलियोडोटस क्या भाई? हेलियोडोटस सुना है? कौन है हेलियोडोटस? हेलियोडोटस को सुना है नहीं सुना? इतिहास का जनक। क्या? इतिहास इतिहास का जनक हेलियोडोटस। ये है ना सर? वेरी गुड। तो इतिहास का जनक माना जाता ना, वो हेलियोडोटस ही को माना जाता है। ठीक है। जो और ये हेलियोडोटस है ना, जो एक प्रकार का दूध था। और कौन से मौसम में आता है ये? सोम मौसम आता है। ठीक है, क्लियर हो गया? और इसी ने एक स्तंभ लिखने का काम किया था जिसमें के वहाँ गरुड़ स्तंभ, गरुड़ स्तंभ और लिखने का काम किसने किया था? हेलियोडोटस ने। और ये गरुड़ स्तंभ के तहत विदिशा मध्य प्रदेश के अंदर। क्लियर हो गया? तो ये सोमवंश है, जो सोमवंश है इसके मतलब सोमवंश के काल में आया था, ये बताया था वो दूत बनता है। ठीक है। और ये इंडो ग्रीकी था, ये इंडो ग्रीकी है, याद रखना इंडो ग्रीक है ये। ठीक है। हिंदी यूनानी है ये, हिंदी यूनानी है भाई ये। जो दूत बनता था कौन से वंश में? सोमवंश में। और इसी ने एक स्तंभ लिखने का काम किया था, गरुड़ स्तंभ। और गरुड़ स्तंभ पेपर में बहुत बार आया है कि ये मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में लिखित है। ठीक है।
विदिशा। यहाँ तक क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन आओ यहीं पर भी, एक लड़की हुई यहाँ पर अवनिका या नारी कह लो, क्या नाम है ये? यवनिका। क्या नाम है? यवनिका। सुने यवनिका नाम सुने? यवनिका भाई भारत में सबसे पहले पर्दा प्रथा समझो। पर्दा प्रथा मतलब आपके घर में भी अपनी माँ, अपनी काकी, अपनी भाई है क्या करा है? वो लाता है कित है अपने बुजुर्गात है, अपने बड़ियाल या एक उसने पर्दा प्रथा। और पर्दा प्रथा का क्या हुआ? प्रचलन। सबसे पहले पर्दा प्रथा का प्रचलन जो स्टार्ट हुआ वो किस हुआ था? एक नारी थी अवनिका, उसने स्टार्ट किया है। और ये कुछ हद तक ये है ठीक भी है, क्योंकि बड़ों की श्रम बनी है ना, ठीक है ना। कुछ हद तक ठीक है, सारा ठीक नहीं है, ठीक है। कुछ एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। डिसएडवांटेज ज्यादा है, ठीक है। क्या कोई भी पर्दा प्रथा को लाकर है, मतलब लेडीज ने पति जमा स्त्रियाँ करते हैं भाई, वो आप सांस लेने की भी नहीं रहती। सबसे पहला डिसएडवांटेज तो ये है, ठीक है। उनमें लो कॉन्फिडेंस आओ है भाई, क्लियर हो गया। ये अवनिका पर्दा प्रथा प्रचलन की से हो रहा था, क्लियर हो गया। इसके बाद आओ भाई सको का आक्रमण। इसके बाद आवा है भारत में सको का आक्रमण। इसके बाद आओ भाई भारत में सको का आक्रमण, ठीक है। या सीधा सक लिखेंगे, ठीक है। तो सक है पहला शासक हुआ इसका, पहला जो शासक हुआ सको का वो है भाई मो, या जिन्हें कहा मोबा। मोबा क्या गया? मोके, ठीक है। सको का पहला शासक हुआ मो या मोबा। इसने अपने 5 शाखाएं स्थापित करी गई, ठीक है। और सरकार में जो इम्पोर्टेंट शासक हुआ ना, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शासक हुआ मो या मोका, मो नहीं मोका का करते, ठीक है। सको का जो पहला शासक हुआ वो कौन हुआ? मो या मोका। इन्हें अपनी भारत में 5 शाखा स्थापित करी थी, पूरे उत्तर भारत में अपनी शाखा स्थापित करके साम्राज्य स्थापित कर दिया, ठीक है। और इसमें सको का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रमुख है तो यहाँ का शासक हुआ वो कौन हुआ भाई? रुद्रदामन। कौन हुआ? रुद्रदामन। हाँ, सको में जो सबसे इम्पोर्टेंट शासक हुआ वो कौन हुआ भाई? रुद्रदामन। ये रुद्रदामन वही रुद्रदामन है जिसने एक अभिलेख लिखवाने का काम किया था, और जो अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। इसने एक अभिलेख लिखवाने का काम किया था, जूनागढ़ अभिलेख। जो जूनागढ़ अभिलेख है वो किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जूनागढ़ अभिलेख कहाँ है ये बता दे। गुजरात में। गुजरात में भी कितने? गिर पहाड़ी पे, या कह लो गिरनार। गिरनार नामक स्थान गिर पहाड़ी किधर? गुजरात में अभिलेख है, जिसने देखो वहाँ जूनागढ़ अभिलेख। और जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन ने लिखवाने का काम कराया था। और भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक झील है सुदर्शन झील, बेटा
गुजरात में है सर। एक झील है सुदर्शन झील, और सुदर्शन झील भी के जाए गिरनार। गिरनार नामक स्थान है और गिर पर्वत है। ठीक है। एक झील है भारत की पहली कृत्रिम या कह लो आर्टिफिशियल, भारत की फर्स्ट आर्टिफिशियल झील लेक। भारत की पहली आर्टिफिशियल लेक कौन सी है? सुदर्शन। क्या नाम अभी? सुदर्शन। ठीक है, सुदर्शन झील, सुदर्शन लेक। ठीक है, भारत की पहली कृत्रिम आर्टिफिशियल लेक है सुदर्शन लेक। ठीक है, जो ये सुदर्शन लेक है, सुदर्शन झील है, इसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, इसका पहली बार ये करवाई, मरम्मत करवाई। इसकी पहली बार मरम्मत सबसे पहले किसने करवाई थी? रुद्रदामन ने। याद इंपोर्टेंट रखियो भाई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली कृत्रिम झील का जीर्णोद्धार या मरम्मत करवाने का काम जीर्णोद्धार कह लो या मरम्मत कह लो, करवाने का काम किसने करा था? रुद्रदामन। क्लियर हो गया? और भाई इसके बाद किसने करा था? या कह सकते हैं पुण्य जीर्णोद्धार करवाने का काम किसने करा था? चंद्रगुप्त ने। ये तीनों क्वेश्चन लिखवा दिया भाई। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? चंद्रगुप्त सेकंड। किसने करवा भी? एक मिनट, मौर्य ने नहीं करवाया। क्या सर? मौर्य ने नहीं करवाया। नहीं सर, द्वितीय ने करवाया सर। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसका निर्माण करवाया था? सुदर्शन झील का। इसकी सबसे पहली बार मरम्मत किसने करवाई? रुद्रदामन ने। और इसकी पुनर्मरम्मत किसने करवाने का काम किया था भाई? चंद्रगुप्त ने। क्लियर हो गया भाई? क्लियर हो गया? अरे चंद्रगुप्त तो रुद्रदामन से विवाद में हुआ है, वो तो गुप्त वंश हो गया। क्लियर हो गया भाई? सब समझ में आया? सब समझ में आया नहीं आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। भारत की पहली कृत्रिम झील कौन सी है? सुदर्शन झील। ये सबसे पहले बार मरम्मत किसने करवाई थी? पुनर्मरम्मत किसने करवाई? चंद्रगुप्त ने। ठीक है, क्लियर होगी? किस तरह सुदर्शन झील है? गुजरात के अंदर गिरनार। ठीक है, एक के बाद आ जाओ भाई पल्लव। इसके बाद आ जाओ पल्लव। इसके बाद आ जाओ पल्लव। पल्लव का जो संस्थापक है वो कौन है भाई? कौन है भाई संस्थापक? है मिथ्रेडेटस। मिथ्रेडेटस तो भाई पल्लव का क्या भाई संस्थापक है। पल्लवों का क्या हुआ? बाढ़ में अटैक हुआ और वे ये भी मिड एशिया से आई थी। ठीक है, क्लियर हो गया? बस इतना याद कर लियो, पल्लव का जो संस्थापक है वो कौन है? मिथ्रेडेटस है। मिथ्रेडेटस। ठीक है, टीवी के बाद कुशाना है।
वैसा कुछ नहीं है। जो कुषाण है ना, कुषाण है, ये भी कितना आए थे, मिड एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे ये? मिड एशिया से आए थे। ठीक है। और कौन सी जनजाति के थे ये? यूत्सी जनजाति से संबंधित कौन थे? ये कुषाण थे। ठीक है। देख मैंने बताई थी, भारत में सोने के सिक्के किन्होंने चलवाए थे? भारत में शुद्ध सोने के सिक्के, भारत में शुद्ध सोने के सिक्के किन्होंने चलवाए? कुषाण है। ठीक है। और भाई जो कुषाण वंश है, इसका फाउंडर कौन होया है? फाउंडर कौन होया है? कुजुल कुंडफिशिस। कुंडफिशिस क्या है? इसका फाउंडर है अभी। ठीक है। लेकिन इसका रियल फाउंडर कौन होया है? इसका रियल फाउंडर कौन होया है? रियल फाउंडर होया है का विम कुंडफिशिस। ठीक है। कौन होया रियल फाउंडर? विम कुंडफिशिस। और इसका फाउंडर कौन होया? कुजुल कुंडफिशिस। ये जो विम कुंडफिशिस है ना, इसी ने भारत में के चलवाए थे सोने के सिक्के। तो ये विम कुंडफिशिस है ना, इसी ने भारत में के चलवाए थे सोने के सिक्के स्टार्टिंग में। ठीक है। देखिए, सबसे पहले बताया मैंने इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक समझवाया। इंडो ग्रीक के बाद मैंने बताया भाई, इंडो ग्रीक के बाद मैंने बताया भाई क्या बताया? शक। शकों के बाद बताया मैंने पल्लव, और पल्लवों के बाद मैंने बताए कुषाण। जो कुषाण वंश है, ये भी कितना थे? विदेशी थे, मिड एशिया के थे, और इन्होंने भारत पर अटैक किया। ठीक है। यूत्सी जनजाति थी कि, और भाई भारत में शुद्ध सोने के सिक्के चलाने वाले कौन थे? कुषाणों का फाउंडर कौन था? कुजुल कुंडफिशिस। लेकिन रियल फाउंडर माना जाता है विम कुजुल या विम कुंडफिशिस। ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया। कुषाणों का सबसे इंपोर्टेंट शासक कौन होगा? कुषाणों का सबसे इंपोर्टेंट शासक कौन है? कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध या इंपोर्टेंट रूलर कौन होया? सबसे प्रसिद्ध शासक कौन होया? कनिष्क। और कई बार पेपर में आ जाए है कनिष्क फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, कौन सा है? हाँ, कनिष्क फर्स्ट। ठीक है। और इसी ने कब बनाया शासक है? 78 ईस्वी में। ठीक है। या कह लो 80 में, 78 80 में। ठीक है। क्लियर हो गया। और 78 ईस्वी में पढ़ते ही इसने एक संवत चलवाया जिसका नाम है शक संवत। ये चलवाया शक संवत। ठीक है। शक संवत। क्लियर हो गया। शक संवत की नवनुवाद चलवाया भाई कनिष्क ने। इसने दो राजधानी स्थापित करी हुई अपनी। पहली राजधानी तो भाई
और दूसरी राजधानी हुई मथुरा। दो राजधानी स्थापित करी, एक तो पुरुषपुर और पुरुषपुर की तय पेशेवर। ठीक है, पेशेवर, ठीक है। और दूसरी पुरुषपुरी पेशेवर में, और दूसरी मथुरा। क्लियर होगी। दो राजधानी पेशावर और मथुरा, पुरुषपुर। क्लियर होगी। क्लियर होया या नहीं होया? जो सब संवत है, जो सब संवत है, फिलहाल आज भी अपना इंडिया का कैलेंडर है, इंडियन नेशनल कैलेंडर। ठीक है, इंडियन नेशनल कैलेंडर के अपना सब संवत है भाई, याद रखना। ठीक है। और भाई कनिष्क ने क्या राजधानी स्थापित करी? दो। कौन कौन सी? एक मथुरा और एक पुरुषपुर। ठीक है। जिस टेम पे जो तक्षशिला का गवर्नर था, उसी टेम में एक बोध संगीति हुई भाई। इसके काल में कौन सी बोध संगीति हुआ है? चौथे नंबर। और बोध संगीति कित हुआ भाई? कश्मीर के कुंडल वन कश्मीर। कुंडल वन कश्मीर के अंदर कौन सी बोध संगीति हुआ इसके काल में? चौथी बोध संगीति हुआ है। और इसी में बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया है। कौन कौन सा? महायान और हीनयान। यहीं पे बौद्ध धर्म कितने भागों में बढ़ गया है? दो भागों में, महायान और हीनयान। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया ही नहीं हुआ? कोई सर्फ सुना है? सर्फ सुना है? इसके दरबार में एक कवि था, एक चिकित्सक था, जिसका नाम था क्या भी? सर्फ। इसका एक राजवेद था। इसका क्या था? एक राजवेद, या कह लो डॉक्टर, या कह लो चिकित्सक, जिसका नाम क्या था भाई? चरक। इसी चरक ने चरक संहिता लिखी हुई। ठीक है। और इसी के साल में एक व्यक्ति और था, एक कवि, जिसका नाम था अशोक घोष। और अशोक घोष ने ही एक रचना लिखी थी, बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र के में लिखी हुई अशोक घोष। किसके दरबारी कवि थे? कनिष्क के दरबारी कवि। ठीक है। इसके पास में इसी के दरबार में एक व्यक्ति और था, जो इसका एक और कवि था, जिसका नाम था वसुमित्र। वसुमित्र। और इसी ने एक किताब लिखने का काम किया था, महाविभास सूत्र। तो ये महाविभास सूत्र है ना, जो विश्वामित्र ने लिखने का काम किया था, इसी में बौद्ध धर्म का विश्व लेके हुआ है। बौद्ध धर्म के बारे में ही वसुमित्र ने एक बुक लिखी है, जिसका नाम क्या है? महाविभास सूत्र। ठीक है। यहीं पर एक व्यक्ति और हुआ, नागार्जुन। यहीं पर एक व्यक्ति और हुआ, नागार्जुन। और नागार्जुन के बारे में कौन नहीं जानता? भारत का आइंस्टीन। भारत का आइंस्टीन। भारत का आइंस्टीन। भारत का आइंस्टीन की नकमा भाई? नागार्जुन ने। भारत का आइंस्टीन की नकमा नागार्जुन ने। और इसी ने एक सिद्धांत दिया था, शून्यवाद का सिद्धांत।
शून्यवाद का सिद्धांत, या कह सकते हैं हाँ सापेक्षता का सिद्धांत, या कह लो सापेक्षता का सिद्धांत। ठीक है, सापेक्षता का सिद्धांत या शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया था भाई? क्लियर हो गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था भाई। राजवेद कौन है अभी? चरक। उसने कौन सी किताब लिखी है? चरक। अशोक घोष ने क्या लिखा? बुद्ध चरित्र। और बुद्ध चरित्र के अंदर क्या भाई? बुद्ध चरित्र के अंदर क्या है? बुद्ध का चरित्र। ठीक है, बुद्ध की रचनाएं वसुमित्र महाविभाष उत्तर, और इसी में बौद्ध धर्म का विश्वकोश या कह लो महाविभाष उत्तर है। बौद्ध धर्म का क्या कैसे कहा? विश्वकोश भी कैसे कहा? ठीक है, और नागार्जुन के अभी भारत के आइंस्टीन, और इसने सापेक्षता का सिद्धांत या शून्यवाद का सिद्धांत देने का काम किया। ठीक है, क्लियर होगी? समझ में भी आ गया? कुषाण वंश का अंतिम जो शासक होया वो है वासुदेव। कुषाण वंश का अंतिम जो शासक होया वो कौन होया? अंतिम शासक कौन होया भाई? अंतिम शासक होया वासुदेव। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? एक इंपोर्टेंट वो डाल दो भाई, एक विक्रम संवत है भाई, एक तो विक्रम है संवत है और एक सब संवत है भाई। विक्रम संवत जो होया, जो कब होया? 57 BC में भाई, याद रखना भाई। ठीक है, विक्रम संवत की तो रचना कब हुई? 57 BC में। और भाई सब संवत की रचना कब हुई? सब संवत की रचना कब हुई? 78 AD में, याद रखना भाई। ठीक है, और कई बार ये क्वेश्चन आ जा रहा है, क्वेश्चन पूछो ये सब संवत और विक्रम संवत के बीच डिफरेंस कितना है? मैंने पूछा सब संवत और विक्रम संवत के बीच डिफरेंस कितना है? कई बार क्वेश्चन आ जाओगे, बताओ भाई। सब संवत और विक्रम संवत के बीच डिफरेंस बताओ कितना भी? विक्रम संवत तो 57 BC में और सब संवत 78 AD में। ये बताओ इनके बीच का डिफरेंस कितना है? वेरी गुड। 135 पता है कैसे? मतलब 57 को उठा कर जाए, 57, 56, 55 और 57, 53 और फिर कट दिया गया 0। मतलब 57 तो ये हो गए और फिर 1 2 3 और तो आपको पढ़ते 78 थी। कितना हो गया? 57 तो ये और 0 से लेकर 78, ये टोटल 78 ये, तो कितना हो गया? 78 और 57 कितना हो गया भाई? 135 वर्ष का डिफरेंस। याद रखना, सब संवत और विक्रम संवत के बीच का डिफरेंस कितना है? 135। याद रखना, 135 वर्ष। ठीक है, आज भैया बात इस में इतना क्लियर हो गया? ज़्यादा हो गया? कल भी हम एक वर्ष कराएंगे, सबसे पहले गुप्त वर्ष। ठीक है, क्लियर हो गया? पहले आप सारे के सारे शासक पढ़ाएंगे, ठीक है, फिर आप और पढ़ाएंगे। ठीक है।